वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के स्टडी में फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो इंग्लिश यानी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि बार बार पूछे जाते हैं सेंट्रल आइडिया, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं और अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि स्टूडेंट्स आपको इसमें कौन सी सेंट्रल आइडिया ज़्यादा पूछ जाएगी, कौन सी कम पूछ जाएगी और इसके अनुसार आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अगर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और यहाँ पर क्या है कि सब लोग एक बार जोर से लाइक करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं हमारी। आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जो सेंट्रल आइडिया है, अगर आप 3 ये सेंट्रल आइडिया पढ़ लेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% आप कुछ न कोई सेंट्रल आइडिया ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाते हुए आप रिवीजन जरूर करिएगा। जितनी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं आप लोग सभी लोग अपनी रिवीजन को बरकरार रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती हैं आपको अच्छी तरीके से सोच समझ कर एनालिसिस करके बताई जाती है। देखिए, पहला हमारा जो सेंट्रल आइडिया है कुछ इस तरीके से होगा, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा और आपको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा स्टूडेंट्स आपको कैसे लिखनी है, कैसे सब कुछ करना है। ठीक है, देखिए जैसे हमने हेडिंग डाला है आपको ऐसे हेडिंग डालना है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल आइडिया लिखते वक्त आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है और अच्छी तरीके से आपको लिखना है। देखिए मैंने रेड पेन का यूज किया ताकि आप लोग को दिखे, लेकिन आपको वहाँ पर सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, एंड ब्लू पेन का ही यूज करना, इसके अलावा कोई और पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, आप लोग इसलिए पहले ही बता दिया गया कि आप लोग भी रेड का यूज करना है, रेड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। देखिए अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसका जो सेंट्रल आइडिया है आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। माई मदर एट 66, यानी कि माई मदर एट 66, इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। चलिए लिख के बताते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, देखिए आपको एक अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इसका जो टोटल चीज़ें हैं आपको बताने का प्रयास किया जाएगा और एक एक चीज़ आपको कुछ चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बस हमारे साथ बने रहना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, देखिए do aging in a natural process at the fear of separation from your loved and near ones is very painful। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वैसे तो बुढ़ापा एक क्या है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल प्रक्रिया है। यानी कि वैसे तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो बुढ़ापा एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड, यानी कि अपने प्रियजनों और अपने से अलग होने का डर, लव्ड एंड नियर वंस इज़ वेरी पेनफुल, का डर बहुत दर्दनाक होता है। आपको समझ में आ गया? चलिए फिर से बता देते हैं। वैसे तो बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी अपने प्रियजनों से अलग होने का डर बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, द पोएम टॉक्स अबाउट, कविता क्या कहती है कि द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल, देखिए आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, दैट द फीलिंग ऑफ गिल्ट विच देयर aspiring experience for not being able to be with their parents in their old age। देखिए क्या कह रहा है कि कविता क्या कहता है कि लोनलीनेस, अकेलापन जो है, दैट की एज्ड पीपल एक्सपीरियंस, यानी अकेलेपन की जो भावना होती है अकेलेपन की भावना के बारे में बात करती है कि जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, अपराध की भावना जो उनके वृद्धावस्था में। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विच देयर आस्पिरिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू विथ देयर पेरेंट्स, यानी कि वृद्धावस्था में अपने माता पिता के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत दर्दनाक होगा। देखिए
क्या कह रहा है कविता, आप समझ लीजिए कि जब वहाँ 66 ईयर की हुई तो वहाँ क्या सोच रही थी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, अब देखिए बच्चों को तो पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन जब वहीं माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनका पालन पोषण नहीं करते हैं, क्योंकि वह वृद्धावस्था में जो हमारे प्राकृतिक शरीर है, यह कुछ वृद्धावस्था हो जाता है तो कुछ सारी चीज़ें काम नहीं करती, इसीलिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस समय, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, अपने माता पिता का सेवा करना है। वृद्धावस्था में अगर हैं तो उनकी सेवा जरूर करें, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वृद्धावस्था में अपने माता पिता के साथ नहीं रहने के लिए संतान अनुभव कविता भी खोज, यानी कि इस कविता में यही कहा गया है कि जो हमारे जो माता पिता हैं जो वृद्धावस्था में, वो क्या करती हैं, अपनी संतानों को खोजती हैं, क्या करती हैं, खोजती हैं। वहीं इसका कहानी का दर्द है। देखिए, द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग्स ऑफ मेलेंकोली एंड पेन एंड दैट, आगे क्या है, आगे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, उदासी और दर्द की भावनाएं, ठीक है। उदासी और दर्द की भावनाएं इस कविता में भी प्रदर्शित की जा रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ, अ डॉटर एक्सपीरियंस वाइल लविंग हर मदर ऑल बाई हर सेल्फ एट अ राइप ओल्ड एज, क्या कर रहा है, उदासी और दर्द की भावनाएं जो एक बेटी अपनी माँ को छोड़कर, यानी कि वाइल लिविंग, अपनी माँ को छोड़कर अनुभव करती है, ठीक है। फीलिंग्स यानी कि अनुभव करती है, वह सब अकेले एक परिपक्व अवस्था में, ठीक है। अवस्था में वह कौन सी अवस्था होती है, वृद्धावस्था, यानी कि वह वृद्धावस्था में सब महसूस करती है, क्या करती है, वह सब वृद्धावस्था में महसूस करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा इस पोएम का, कविता का सार क्या है, कि यही कह रहा है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारी वृद्धावस्था हो जाती है, तो जो हमारे माता पिता हैं, यानी कि जो हमारे बेटी है, हमारे बेटी बेटा होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी सेवा करनी चाहिए उनको। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या होता है कि जो हमारा बुढ़ापा है बहुत पेनफुल गुजरता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमारी माता पिता की क्या करना चाहिए, सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास ये भी किया जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स इसी बात पर एक बार चैनल को ज़बरदस्त लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर इसकी पीडीएफ आपको पानी है, क्या पानी है, पीडीएफ आपको पानी है, तो SKM स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, कोई भी चीज़ छोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से बढ़कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका एक ही बार होता है, आपके भविष्य की बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं, आगे इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कविता के विचार पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में स्पेंडर डिस्पिक्ट्स द इनजस्टिस वर्ड। देखिए कौन से चैप्टर का है, पहले चैप्टर आप लोग दिख रहा होगा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ठीक है, यानी कि दिशा, यानी कि झुग्गी में एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा। ठीक है, यानी कि झुग्गी में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा, इसका मतलब यही हुआ कि झुग्गी में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा, यानी कि झुग्गी में जो प्राथमिक विद्यालय एक होता है उसकी यह एक कक्षा है, इसी का हमें वर्णन करना है। इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्पेंडर डिस्पिक्ट्स द इनजस्टिस। ठीक है, इसमें क्या दर्शाता है कि स्पेंडर समाज में व्याप्त अन्याय को दर्शाता है। इसमें जो स्पेंडर समाज में जो अन्याय था उसको यहाँ कविता दर्शाती है। ठीक है, कविता दर्शाती है कि विच प्रोवाइड्स इन सोसाइटी, इम्प्रोवाइज इन सोसाइटी। ठीक है, जो संसार को दर्शाता है। ही टॉक्स ऑफ सोशल इनजस्टिस। ठीक है, क्या कहता है, देखिए आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा कि विच नहीं, देखिए ही टॉक्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड inequalities, denial of opportunities to slum dwellers, and also experiences his thoughts on the widening gap between the rich and poor। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ही टॉक्स ऑफ सोशल इनजस्टिस। ठीक है, वह सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानताओं, ठीक है, असमानताओं यानी कि इनइक्वलिटीज, असमानताओं, झुग्गीवासियों को अवसरों से वंचित करने की बात करता है। यानी कि झुग्गीवासियों से क्या करना है, जो अवसर अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं उनको अलग करने की बात करता है। ठीक है, अलग करने की बात करता है। और
और अमीर और गरीब एंड आल्सो एक्सपीरियंसेस इज थॉट ऑन द बिल्डिंग गैप बिटवीन, देखिए और क्या कह रहा है कि रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर भी अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक है, कविता क्या कहती है कि अमीर और गरीब के बीच जो विचार हमारे बढ़ रहे हैं उस पर भी कविता यहाँ कहती है। ठीक है, कि हमें इस पर अंकुश लगाना चाहिए, यानी जो झुग्गियों पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हाई एजुकेशन शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी तरीके से उनको एक बेहतर ढंग से पढ़ाई करवानी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है, स्पेंडर्स पोएम एक्सपोज द कंडीशन ऑफ द हेवेंस एंड द हैव्स नोट्स। देखिए यही कविता कहती है कि उनके जो यानी कि जो स्पेंडर की कविता है हैव्स और हैव नॉट की स्थिति को उजागर करती है। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन है उनकी, यानी स्पेंडर की जो कविता है, यानी कविता जो है यहाँ पे स्पेंडर की जो कविता है यह वहीं जो एक्सपोज करती है उन बच्चों के जो भविष्य है उनको क्या करती है, एक्सपोज करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो कौन कदम उठाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ये कविता आपको समझ में आ गई तो बस आपको इतना ही लिखना है। 120 से नहीं 100 से आपको 120 वर्ड में लिखना होता है सेंट्रल आइडिया, तो आपको टोटल इसमें 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, आपको इसमें से आप एक वीडियो देख लेंगे तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली कविता हमारी क्या है उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको लिए समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप समझे नहीं रहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपका एक मोस्ट चैप्टर और बच जाता है, कौन सा चैप्टर है उसको भी बताने का प्रयास करते हैं। वो आपका चैप्टर होगा कीपिंग क्वाइट। कौन है, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट जो आपका चैप्टर है उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब कीपिंग क्वाइट को चलते हैं और उस अच्छी तरीके से उसको भी बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, उस कविता को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि उस कविता में क्या दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत रहना। क्या होता है, शांत रहना। ठीक है, अब शांत रहने पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, उस चलिए लिखकर दिखाते हैं आपको। तीसरा आपका यही है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, अब देखिए इस कविता में क्या कहा गया है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप रहना। क्या होता है, चुप रहना। ठीक है, चुप रहने वाली बात की जा रही है। देखिए अब चुप रहने में क्या होता है कि आपको बताते हैं, देखिए इन कीपिंग क्वाइट यानी कि चुप रहने में, ठीक है, चुप रहने में द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंस्पेक्शन। क्या कहता है कि चुप रहने में कभी शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है, यानी कि इंटरस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। ठीक है, क्वाइट यानी कि शांत रहने की जो आवश्यकता है उसकी मांग करता है। इसमें इस कविता के माध्यम से क्या कहता है कि हम सभी क्या रहें, शांत रहें। ठीक है, शांत रहें उसकी मांग करता है इस कविता में। ठीक है, जो हमारा पोएट है। अब चलिए आगे चलते हैं। मैंस एक्शन हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कास्ट मच चॉइस एंड ट्रबल इन द वर्ड्स। ठीक है, क्या कहता है कि मनुष्य की हरकतें, ठीक है, मैंस एक्शन मनुष्य की हरकतें उसकी हड़बड़ी और हड़बड़ाहट से पहले की दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। जो मनुष्य की हड़बड़ाहट है वह क्या कर दी है, संसार में बहुत ज़्यादा आवश्यकता यानी कि अराजकता फैला दी है। ठीक है, और परेशानी पैदा कर दी है। तो नाउ इस दिस टाइम यानी कि अब यह समय आ गया है कि व्हेन ही शुड टेक अ पुश, उसे विराम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसे विराम लेना चाहिए। इन शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि क्या करना चाहिए कि उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस स्थिरता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्थिरता का अर्थ क्या है, पूर्ण इंस्पेक्टिविटी नहीं है, यानी कि पूर्ण स्थिरता नहीं है। ठीक है, निष्क्रियता नहीं है। शांत, देखिए साइलेंस यानी कि स्टिलनेस एंड साइलेंस, शांति और मौन विल हेल्प मैन, क्या करती है, विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेचुरल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। जो हमारी शांति और मौन मनुष्य के बीच की आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेगा।
ठीक है। पैदा करने में क्या करेगा, आपसी जो समझ है उसको पैदा करने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको है वीडियो कैसी लगी, अगर आपको है वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी गई हैं आपको हिंदी इंग्लिश सहित, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।